हाय फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 12 के एक नया चैप्टर डिटर्मिनेंट शुरू करने जा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट में जो है हम आपको बहुत सारी नई बात सिखाएंगे और उसमें हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक अलजेब्रा का भाग है जिससे आपका 13 नंबर का एग्जाम में आता है। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों मिलाकर 13 नंबर आता है। तो इसमें हम डिटर्मिनेंट में भरसक प्रयास करेंगे कि आपका जो 6-7 नंबर इससे बनता है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से आपके पास आ जाए। तो इसके लिए हम लोग स्टेप वाइज वीडियो बनाएंगे, यानी कि आज डिटर्मिनेंट की पहला स्टेप का पहला वीडियो होगा। इसमें हम बहुत सारे डिटर्मिनेंट से संबंधित उसके बातों को जानने का प्रयास करेंगे। डिफिनीशन वगैरह ये सब क्या है, साइन, ये सब हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ेंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे चैनल मैथ क्लासेस राजकुमार सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इसके लिए आपको एक बार जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और अंत तक वीडियो को देखिए, क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत होती है उसको अंत तक देखने के बाद ही कुछ उसमें से निर्णय निकलता है कि आखिर इसमें क्या चीज है, कैसे है, क्या है और वीडियो में कैसे है, इस वीडियो में कैसे मिल रहा है। तो जरा सा ये सब चीज डिपेंड करता है। तो आप इसके लिए जरूर प्रयास कीजिए कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो देखने के बाद इस अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अलजेब्रा का दूसरा भाग डिटर्मिनेंट, यानी अलजेब्रा चैप्टर का दूसरा भाग डिटर्मिनेंट है, यानी डिटर्मिनेंट DETRMINANTS डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट जो है आपका ये सारणिक है। और देखिए सबसे पहले बात आती है कि आखिर सारणिक आई कहां से। डिटर्मिनेंट चैप्टर का उद्देश्य क्या है पढ़ने के लिए, आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी गणित में, क्यों पड़ी। जैसे हमने आपको पीछे की बात को बताया, जैसे आप क्लास 10th में पढ़े होंगे एक चैप्टर रैखिक जुगपथ समीकरण। तो देखिए रैखिक जुगपथ समीकरण से ही आपका डिटर्मिनेंट चैप्टर का निर्माण हुआ है, यानी डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है वो रैखिक जुगपथ समीकरण से बना है। और इस रैखिक जुगपथ समीकरण के माध्यम से ही हम लोग बढ़ते क्लास की लेवल के हिसाब से इसमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने जाते हैं। तो पहले आप समझिए कि वो रैखिक जुगपथ समीकरण क्या है और इसी से ही आपको हम डिटर्मिनेंट प्रूव कर देंगे कि आखिर डिटर्मिनेंट होता क्यों है और ऐसे चिन्हों के अंदर क्यों लिखा जाता है, आखिर इसका रिजल्ट क्यों ऐसा आता है। ये चीज आपको रैखिक जुगपथ समीकरण के माध्यम से ही पता चल जाएगा। तो चलिए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं रैखिक जुगपथ समीकरण के माध्यम से सारणिक कैसे तैयार होता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए रैखिक जुगपथ समीकरण यानी a1x + b1y = 0, ये आपका रैखिक जुगपथ समीकरण हुआ। यानी इसमें एक अभी समीकरण है, दो चर वाले समीकरण है और दो चर x और y है। इसको क्या हम लिख सकते हैं, a1x - b1y, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। आप मेरी बात को और इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और वीडियो रोक के आप थ्योरी के कॉपी में इस सभी थ्योरी को जरूर लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी आप थ्योरी ही आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पे कमांड बनाएगा, इसलिए थ्योरी सबसे जरूरी होती है। तो इस थ्योरी को जरूर आप लोग पढ़ेंगे। a1x - b1y, उसके बाद है a2x + b2y = 0। तो a2x - b2y समीकरण 2। अब आप इस चीज को देख सकते हैं, यानी हमने यहाँ पर रैखिक जुगपथ समीकरण यहाँ पर, और ये देखिए आप a1x + b1y = 0, a2x + b2y, इसको हम लिख सकते हैं। क्या हम इसको समीकरण 1/2 लिख सकते हैं, एकदम आसानी से लिख सकते हैं। समीकरण 1/2, तो 1/2 हमने लिख लिया, 1 में 2 से भाग दे दिया। अब यहाँ पर भाग देंगे तो a1x / a2x बराबर -b1y बटा -b2y, माइनस से माइनस कट गया, x से x और y से y कट गया, यानी a1/a2 बराबर b1/b2। याद कीजिए, आपको ऐसे टॉपिक जरूर मिले होंगे 10th क्लास में। अब इस चीज को क्या हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, a1v2 बराबर a2v1, कैंचिया गुना हम लोग बोलते हैं इसको। अब इस चीज को समझिए, a प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में,
-a2b1 बराबर 0 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। अब आप इस चीज को देखिए, हमने इस रूप में लिख दिया, और इसी को हम लोग सारणिक के रूप में कैसे लिखते हैं, इस बात को हमें सीखना है, क्योंकि मेरा मूल पॉइंट है सारणिक, डिटरमिनेंट्स, इसको सॉल्व करना है। इसके लिए हमने शुरू किया है रैखिक व्युत्पत्ति समीकरण से। आखिर कहां से आया सारणिक, इस चीज को देखना है। देखिए सारणिक को हम ऐसे लिखते हैं a1 a2 b1 b2 इक्वल टू 0। अगर आप इस चीज को कैलकुलेट कीजिएगा, रिजल्ट इतना के बराबर जरूर आ जाएगा। करके देख लीजिए, a1 में b2 से गुना कीजिएगा तो a1 b2 आएगा, और अगर बराबर करते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -a2b1 इक्वल टू 0, और फिर इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस में, फिर सजाएंगे तो इस रूप में आ जाएगा। यानी इस तरह से सारणिक का निर्माण हुआ। तो सारणिक का निर्माण हुआ कैसे, तो आप देख रहे हैं रैखिक व्युत्पत्ति समीकरण को जैसे हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद मुझे इस रूप मिला, और इस रूप को हम इस सारणिक के रूप में लिख सकते हैं, और इसको लिखने से मुझे कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। यानी ये बात बिल्कुल सत्य हो गया कि सारणिक का रूप इसी से बना है। तो a1 a2 b1 b2 हम इस तरह से लेके और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर इसको तोड़ के भाग देंगे तो फिर इतना आ जाएगा। यानी इस तरह से आप पूरे बात को समझ गए कि सारणिक आखिर आया कहां से। अब देखिए सारणिक का डेफिनेशन, तो सारणिक का डेफिनेशन क्या है कि सारणिक दो उदग्र रेखाओं के बीच स्थित सदस्य को सारणिक कहते हैं। देखिए दो उदग्र रेखाओं के बीच, ये दोनों उदग्र रेखाएं आपको दिख रहे हैं, तो दो उदग्र रेखाओं के बीच स्थित सदस्य को सारणिक कहते हैं, और सारणिक को डी या डेल्टा से सूचित करते हैं। तो डी या डेल्टा से सूचित करते हैं, इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होती है। तो देखिए हम यहाँ पर सारणी का डिफिनीशन लिख रहे हैं। सारणी, देखिए सारणी का डिफिनीशन क्या है, दो उदग्र रेखाओं के बीच दो उदग्र रेखाओं के बीच स्थित सदस्य को सारणिक कहते हैं। देखिए दो उदग्र रेखाओं के बीच स्थित सदस्य क्या कहते हैं, सारणिक। इसे डी या डेल्टा से सूचित करते हैं, डी या डेल्टा से सूचित करते हैं। इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है। पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है। देखिए दो उदग्र रेखाओं के बीच स्थित सदस्य को सारणी कहते हैं, इसे डी या डेल्टा से सूचित करते हैं। इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है। अब इस चीज को हम लोग देखिए डी या डेल्टा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। मान लीजिए कि मुझे किसी चीज को लिखना है, कोई सदस्य लिखना है, तो हम आराम से इसको a11 a12 a21 a22, आप याद कीजिए इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या। तो पंक्ति किसको बोलते हैं, यानी कि जो आपको क्षैतिज रेखाएं में स्थित सदस्य को क्या कहते हैं, पंक्ति। क्षैतिज रेखा क्या है, अब इस चीज को समझिए। ये आप ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे, ये आपको क्षैतिज है। यानी क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, हम बताएंगे कि क्षैतिज रेखाओं में स्थित सदस्य को कहते हैं हम लोग, क्षैतिज रेखाओं में स्थित सदस्य को पंक्ति कहते हैं। जैसे देखिए ये क्षैतिज रेखा है और इसमें स्थित सदस्य क्या कहते हैं, पंक्ति। यानी पंक्ति को हम लोग रो लिखते हैं, रो यानी R1
और ये क्या है आपका R2। यानी क्षैतिज रेखाओं में स्थित सदस्य को क्या कहते हैं? पंक्ति। तो इसमें पंक्ति, पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति दो मिल गया। ये 2x2 यानी दो गो रो और दो गो कॉलम। और ये देखिए ये आपका कॉलम हुआ। तो कॉलम क्या? C1 और C2। यानी कि कॉलम यानी उदग्र रेखा का डेफिनेशन होता है कि दो उदग्र रेखाओं के बीच स्थित सदस्य को स्तंभ कहते हैं। दो उदग्र रेखाओं के बीच स्थित सदस्य क्या कहते हैं? स्तंभ। जिसे C1 और C2 से डिनोट किया है, यानी C से डिनोट करते हैं। तो यहाँ C1 हो गया, यहाँ पे C2 हो गया। इस प्रकार हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि तीन पंक्ति और तीन स्तंभ है। तीन पंक्ति और तीन स्तंभ है। अभी हमने आपको बताया कि यानी क्षैतिज रेखा में स्थित सदस्य क्या कहते हैं? पंक्ति। देखिए क्षैतिज रेखाओं में स्थित सदस्य को पंक्ति और उदग्र रेखाओं में स्थित सदस्य को स्तंभ कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका पंक्ति है, R1, ये R2 और ये क्या है? R3। यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका C1, ये आपका C2 और ये आपका C3 हुआ। यानी कि हम लोग इस सारणी का डेफिनेशन देखे, यानी कि सारणी का डेफिनेशन क्या कि दो उदग्र रेखाओं के बीच स्थित सदस्य को सारणी कहते हैं। इसे डी या डेल्टा से सूचित करते हैं। इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है। अब देखिए पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है, डेल्टा। इसको हमने लिखा A11, A12 पहला पंक्ति है, A21, A22 दूसरा पंक्ति है। इसमें दो स्तंभ भी है जिसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार से ये भी है। यानी हम लोगों ने अभी तक ये बात सीख लिया कि सारणिक कहां से आया, किससे सारणिक का निर्माण हुआ, उसके बाद सारणिक का डेफिनेशन। सारणिक में पंक्ति और स्तंभ की सदस्यों की संख्या, यानी पंक्ति और स्तंभ की सदस्यों की संख्या आपस में बिल्कुल समान होगी। यानी कि आप इसमें देख रहे हैं कि 2x2 और 3x3, यानी जितना पंक्ति उतना स्तंभ। तो अभी तक हम लोग इस बात को सीख गए हैं। अब हम आगे जो है इस बात को जानेंगे। देखिए हम लोगों ने सारणिक में चीज सीख गए हैं। अब सारणिक में हम लोग को सीखना है चिन्ह। चिन्ह सीखना है। यानी अभी हमने पीछे इसमें देखा है कि क्या सारणिक जो है उसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होगी। और सारणिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात है चिन्ह की, यानी चिन्ह सबसे ज्यादा मायने रखता है। यानी सवाल को जब हम एक्सपेंड करेंगे, जब हम कैलकुलेट करेंगे, उसको एक्सपेंडिंग करके विस्तार करके जब सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो उसमें चिन्ह ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो इसमें चिन्ह सीखना सबसे जरूरी है। जैसे देखिए A11 क्या डिनोट करता है? A11 डिनोट करता है कि पहला पंक्ति का पहला स्तंभ। A12 डिनोट करता है पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ। A21 डिनोट करता है दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ। और A22 दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ। यानी पंक्ति और स्तंभ से आप परिचित हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ चिन्ह देखना है। देखिए चिन्ह, हम चिन्ह लिख दिए। अब इसका चिन्ह कैसे होता है इस चीज को देखिए। अगर एक 2x2 ऑर्डर का है तो इसमें चिन्ह देखना है। यहाँ पे चिन्ह हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस। अब आप बोलिएगा सर जी इस चीज को हम याद कर लेंगे। नहीं, याद नहीं करनी है। इसको हम आपको बताएंगे कि आखिर ये चिन्ह हमने कैसे लिखा है, किस तरह से इस चिन्ह को हमने प्रयोग किया है। इस चीज को हम आपको अभी बताएंगे इसमें। अगर मान लीजिए कि हम इसको ऐसे लिख दे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिए इस चीज को अगर हमें चिन्ह में लिखना होगा तो हम इस चिन्ह को आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए तब आपके दिमाग में बात आएगा सर ये आप कहां से लिख रहे हैं, या आपको याद है, या हम लोग भी इस चीज को याद कर लें। देखिए इसमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर याद करने की बात हम बोल देते तो कोई आपसे पूछ देता कि A43 का चिन्ह बताओ। यानी A43 मतलब क्या? चौथा पंक्ति का तीसरा स्तंभ में चिन्ह बताओ क्या होगा। तब तो आप शांत हो जाएंगे ना वहां पे, क्योंकि हमने तो आपको केवल यहीं तक पता है 3 तक। तो आप शांत हो जाओगे, वहां बता नहीं पाओगे तो पढ़ाई में कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा।
इसलिए आप इस चीज को ध्यान से देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको लगेगा कि हम जान गए, और नहीं जाने तो देखिए हम आपको बता देते हैं। A11 आप इस टेक्निक को समझिए। A11 1 1 2 जोड़ेंगे तो 2 सम संख्या है, तो जहां जहां सम संख्या आएगा वहां वहां प्लस होगा। 1 1 2 तो 2 सम संख्या प्लस, 2 2 4 सम संख्या तो प्लस, 1 2 3 विषम तो माइनस, 2 1 3 विषम तो माइनस। अब मुझे लग रहा है कि आप जरूर समझे होंगे। या फिर देखिए यहाँ पे 1 1 तो 1 1 आपका 2 सम संख्या तो प्लस, 1 2 3 विषम हो गया तो विषम तो माइनस, 1 और 3 आपका हो गया कितना 4 4 सम तो प्लस, 2 1 2 और 1 3 विषम तो माइनस। यानी आप इस चीज में ध्यान से देखिएगा कि जहां जोड़ने पे पंक्ति और स्तंभ का जो सदस्य डिनोट कर रहा है उसको जोड़ने पर अगर कहीं मुझे मिल रहा है सम संख्या तो वहां हम चिन्ह प्लस लिख रहे हैं, और जहां मिल रहा है विषम संख्या वहां हम लिख रहे हैं माइनस। इस प्रकार देखिए 4 3 7 तो 7 विषम संख्या तो माइनस, और ये 4 4 की बात आ जाएगा तो प्लस, अगर ए 5 3 का आ जाएगा तो ए हो जाएगा प्लस, ए 9 2 आ जाएगा तो ये माइनस। यानी इस तरह से हम लोग चिन्ह को समझ गए। यानी चिन्ह क्या होता है इस चीज को अब हम लोग समझ गए हैं। यानी चिन्ह बहुत जरूरी होता है इसको समझने के लिए। तो देखिए जब हम लोग चिन्ह को समझ गए तब हमें यहाँ पे सवाल सॉल्व करना होता है। तो अभी हम सवाल सॉल्व करना आपको इसमें सिखाएंगे। इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। यानी प्रॉपर्टी पढ़ लेने के बाद सवाल को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है और आप आसानी से उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको कुछ सवाल यानी इसके बेसिक कुछ सवाल जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाए कि मुझे कैसे सवाल को सॉल्व करना है। जैसे देखिए आप हमने चिन्ह दे दिया है। चिन्ह अगर मान लीजिए हम कोई सवाल दे दे, आपको हम एक सवाल दे देते हैं, का मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको एक्सपेंड करना सीखेंगे। एक्सपेंड की क्या मतलब होती है इस चीज को हम लोग को समझना है कि एक्सपेंड क्या होता है। तो एक्सपेंड को समझने के लिए देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग एलोंग R1, एक्सपेंडिंग एलोंग R1। यानी एक्सपेंडिंग एलोंग R1 के मतलब क्या हुआ कि R1 के प्रति विस्तार करने पर, यानी R1 से विस्तार करने पर। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड हम किससे कर रहे हैं R1 से। तो इसमें खास बात है कि आप एक्सपेंड R1 से कीजिए, R2 से कीजिए, R3 से कीजिए या C1 से C3 से कीजिए, सवाल का आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी जितना आंसर R1 से आएगा उतना ही C1 से भी आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग विस्तार करना शुरू किए R1 से, और R1 से विस्तार करना शुरू किए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे R1 के सदस्य 2 4 1, और R1 के सदस्य यहाँ पर आपको याद है कि यहाँ पर आपको जो चिन्ह है वो प्लस होगा, क्योंकि आप इस चीज को जानते हैं कि यहाँ पर A11 तो A11 सम संख्या है, इसके लिए यहाँ पर प्लस होगा। ये 2 के चलते प्लस नहीं, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात है, 2 के चलते नहीं। चलिए यहाँ पर कंफ्यूजन होती है तो हम यहाँ 3 कर देते हैं। A11 यहाँ पे सम संख्या इसीलिए यहाँ पे प्लस है। तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने के लिए हम लोग इसको D से लिख देते हैं, और D से लिख देते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं +3। अब देखिए जब +3 हमने लिखा तो प्लस तो हमने थ्योरी से लिखा, इस चिन्ह से लिखा, यहाँ से देख के अब यहाँ पर +3 लिखे। अब हम बार बार R1 को ढकेंगे। क्यों ढकेंगे? क्योंकि इसमें हम विस्तार किससे कर रहे हैं R1 से। तो R1 को ढक लिए, और R1 के नीचे क्या है C1, तो जिसके नीचे वाला जो स्तंभ रहेगा कॉलम रहेगा उसको भी हम लोग ढक लेंगे। तो यहाँ पे हमने ढक लिया C1 को, तो हमारा सदस्य क्या बचा 6 3 -4 3, ये हमारा सदस्य बचा। फिर यहाँ पर जब हम देखें तो यहाँ पर मुझे चिन्ह क्या मिलेगा A12 3 विषम तो माइनस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -4, और -4 लिखेंगे तो अभी तो हम विस्तार किससे कर रहे हैं R1 से, तो R1 को ढक लिए। और R1 में हम चले गए हैं दूसरा स्तंभ में, तो इसको भी ढक लेंगे।
तो देखिए क्या दिख रहा है, -5 3 6 3, तो लिख देंगे -5 3 6 3। यानी ढकने के बाद जो सदस्य बच रहे हैं उसी सदस्य को हम लोग लिख रहे हैं। अब आइए यहाँ पे +1, क्योंकि आप जानते हैं चिन्ह यहाँ पे प्लस होता है, तो फिर हम लोग R1 को ढकेंगे, तो क्या बचेगा, -5 6 6 -4। हमने इस तरह से इसको लिखा। अब यहाँ से सॉल्व करना बहुत आसान है। याद कीजिए अभी हमने थ्योरी में जो रैखिक युगपत समीकरण सॉल्व किए थे, इस चीज को हमने दिखाया था आपको, और ये चीज आपके लिए नई हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको पहली बार ऐसा वीडियो आप देखेंगे जिसमें आपको डिटर्मिनेंट संबंधित जो पहले रैखिक युगपत समीकरण से बात बताएगी थी वो आपको मिल रही होगी। तो चलिए इसमें +3 6 3 18 माइनस और -4 3 12, यानी अभी हम पूरे एक एक स्टेप को लिखने का प्रयास कर रहे हैं। -4 इसको लिखेगा तो -15 और माइनस यहाँ पे अभी हमने देखे युगपत समीकरण को सॉल्व करके देखा था, 6 3 18 1 माइनस में गुना प्लस हो गया 20 -36। आइए +3 18 और 12 हो गया 30 -4 15 18 15 10 25 और 8 हो जाएगा आपका 33, तो -33 +1 और ये हो गया -16, यानी 30 क्या 90 प्लस 4 3 12 4 3 12 1 3 132 -16। अब इस चीज को जोड़िए तो 132 और 90 जोड़िएगा तो आपका आएगा 2 9 3 12 1 1 2 222 और 222 -16, तो ये आ जाएगा आपका 12 में से हो जाएगा 6 1 11 में से 1 बचा, तो 1 में से जाएगा 0 तो 206। यानी कि इस सारणी को हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना है 206। इस तरह से हम लोग सारणी सॉल्व करने की बात करते हैं और सारणी किस तरह से सॉल्व की जाती है। यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, चिन्ह। तो इस चिन्ह के माध्यम से आप इस बात को समझ, जब इसको आप समझ जाएंगे तो 2/2 वाला बहुत इजी हो जाएगा। तो हमने यहाँ आपको 3/3। चलिए एक और सवाल हम आपको इसमें देते हैं। देखिए एक सवाल हम इसमें दे रहे हैं आपको, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम एक्सपेंडिंग जो है R1 से भी कर सकते हैं, R2 से भी कर सकते हैं, या C1 C2 C3 से आप जरूर सॉल्व करके देखिएगा, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए इसमें हम सॉल्व कर देते हैं फिर से एक बार R1 से ही। देखते हैं एक्सपेंडिंग एलोंग R1, एक्सपेंडिंग एलोंग R1 यानी R1 से हम विस्तार कर रहे हैं। तो R1 से विस्तार करने के लिए हमें चिन्ह याद है, A1 यहाँ पर माइनस चिन्ह होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस चिन्ह तो यहाँ -5 हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे ढकेंगे तो क्या मिलेगा 3 4 2 3 मिल गया। फिर ये माइनस चिन्ह होता है वहां से, आपको हमने भी पीछे बता रहा था इसमें, और -4 इसको जब ढकेंगे तो पंक्ति तो पहला पंक्ति तो बार बार ढकेंगे। अब दूसरा स्थान तो बचा 2 4 6 3। इसके बाद आइए यहाँ पर बचा +5, तो +5 इसको ऐसे ढकेंगे 2 3 6 2 2 3 6 2, इस तरह से कर दिए। इसके बाद -5 3 3 9 4 दूना 8, माइनस में माइनस से गुना करोगे तो +4 2 3 6 -6 चौका 24 5 2 दूना 4 -6 3 18 -5 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 1 4 -18 +5 -14। अब इस चीज को बनाएंगे -5 -18 चौक 72 और इस 14 पचे 70। देखिए इस चीज को जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये मेरा आ जाएगा -70 140 42 और 5 147 -147, इसका आंसर आया। अगर हमें 2/2 का सॉल्व करना हो तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 3 4 2। देखिए यहाँ पर चिन्ह तो प्लस होता है लेकिन है क्या माइनस, तो इसको डायरेक्ट या एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 अगर लिखते हैं
एक्सपेंडिंग एलॉन R1, तो आसानी से लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू माइनस, क्योंकि चिन्ह होता है प्लस लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है माइनस। तो आप ऐसे ढकेगा तो क्या बचा 2, फिर यहाँ पर प्लस माइनस तो -3 और ऐसे ढकेगा तो क्या बचेगा 4। इस चीज को लिख सकते हैं -2 गुना 4 -4 3 12 तो -16। यानी कि इसको ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे भी सवाल मिल सकता है, अगर आप ऐसे लिख देते हैं A B C D, इस तरह से भी लिख देते हैं, मान लीजिए माइनस हो गया तो आप एक्सपेंड कीजिएगा, तो लिखिएगा ना एक्सपेंडिंग एलॉन R1 या जिससे आपको इच्छा वो कर सकते हैं एक्सपेंडिंग एलॉन R1। तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू प्लस A, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस B इंटू सी, माइनस AD माइनस BC, ये आंसर हो गया। यानी इस तरह से हम लोगों ने अभी तक के वीडियो में मात्र यही बात सीखा कि सारणिक क्या है, सारणिक कहां से आया, सारणिक के चिन्ह क्या है और सारणिक को कैसे सॉल्व किया जाता है। यानी इन सभी बातों को हम लोगों ने इसमें सीखने का प्रयास किया है। तो खैर आपको, हमें लग रहा है कि आप जरूर इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ भी गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे कि इसके अगले वीडियो में जरूर हम प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे और प्रॉपर्टी पढ़ा देने के बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ये आप अलर्ट रहिए कि अब पर डे आपके यहाँ एक वीडियो जाएगा और उस वीडियो को जरूर देखिए और उसको वीडियो रोक के बीच बीच में जो आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी वीडियो रोकिए और लिख लीजिए। उसको लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी कॉपी में एक थ्योरी बहुत अच्छा से तैयार हो जाएगा और जब आपको थ्योरी बन जाएगा तो आप आगे के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हो। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में।